हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक चैप्टर जिसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। जैसे कि हम लोग कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर में जाने थे, जहां पे एक इन्वेस्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले एस्टिमेट करता है फ्यूचर में कैश इनफ्लोस क्या रहेगा। शुरू में एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर कैश आउटफ्लो क्या रहेगा। तो एक बात को समझना कि हमारा कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मतलब क्या, मेरे को कई आने वाले 10 साल तक, मान लो एग्जांपल है 10 साल तक का कैश इनफ्लो आज के दिन एस्टिमेट करना है। और जैसी एस्टिमेशन करना है तो ऑब्वियस सा बात यहां पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगा। हर एक इंसान अपने हिसाब से एस्टिमेशन करेगा। और सिंस फ्यूचर को एस्टिमेट करना है जो पिक्सल दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है, तो यहां पे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। फिर सोचो उसके बेसिस से हम लोग अपना डिसीजन ले लिया, अगर एनपीवी पॉजिटिव आया, हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जो अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग ने अपना एस्टिमेशन किया था, अगर बाई चांस वो अजम्पशन ही गलत हो जाए और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेके बैठ जाए, तब तो यहां पर हम लोग फंस जाएंगे। और यहां पे अमाउंट भी ह्यूज इन्वॉल्व होता है, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। इस वजह से कोई भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर में थोड़ा ना कहीं कुछ तो रिस्क रहेगा। ऐसे रिस्क को मेजर करना, ऐसे रिस्क का एनालिसिस करना इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ऐसे रिस्क को के एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसको हम लोग मेन 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। पहला रहेगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स रहेगा जिसके द्वारा हम लोग रिस्क को मेजर करने का ट्राई करेंगे। अगला रहेगा कन्वेंशनल टेक्निक्स, पुराने जमाने का टेक्निक्स। और तीसरा कुछ अदर टेक्निक्स जो हमारे सिलेबस में है। तो पहले हम लोग अगर बात करें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, तो इसके अंदर में 3 आता है। एक आता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा आता है एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, तीसरा आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तुम लोग बोलेगा ये तीनों का मतलब क्या, ये तीनों का ये करने का कारण क्या? सिंपल सा बात, प्रोबेबिलिटी। अब जो फ्यूचर को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तुम लोग अलग अलग सिनेरियो बना के एस्टिमेट कर सकते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो रहा तो कैश इनफ्लो क्या रहेगा ईयर 1 में, अगर बेस्ट केस सिनेरियो रहा तो कैश इनफ्लो क्या रहेगा, मोस्ट लाइकली क्या रहेगा, और हर एक के होने का चांस या प्रोबेबिलिटी कितना है, इसके बेसिस पे हम लोग एक आइडिया या एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो ये किस तरीका से वर्क करेगा। मान लो एक सिंपल एग्जांपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी, मान लो मेरा कंपनी एस्टिमेट किया कैश इनफ्लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कितना कितना आने वाला है। और ध्यान देना कैपिटल राइटिंग के अंदर में हम लोग को एक सिंगल वैल्यू मिलता था, ईयर 1 में कैश इनफ्लो कितना, ईयर 2 में कितना, ईयर 3 में कितना। अब यहां पे हम लोग निकालते हैं कि खराब से खराब हुआ तो 2000 रुपया कम से कम कमाएगा। कमाने में ये 8000 भी कमा सकता है, या एवरेज में 4 या 6000 भी कमा सकता है। अब जितना भी कैश इनफ्लो अर्न करेगा, जितना भी कैश इनफ्लो अर्न करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो हम लोग को पता रहेगा। और इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो क्या रहेगा। तो देखो मेरा ईयर 1 का कैश इनफ्लो हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये क्या हो गया, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या रहेगा। क्वेश्चन उत्तर कैसे मिलेगा, एकदम सिंपल तरीका। इतना इतना कैश इनफ्लो आ सकता है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी इतना इतना है। अगर मुझे इसका एवरेज बनाना है या एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके समेशन कर दे। तो बात करें खाली ईयर 1 का, खाली सिर्फ ईयर 1 का बात करें तो 2000 इंटू 0.1 200, 4000 इंटू 0.2 800, 6000 इंटू 0.3 1800, 8000 इंटू 0.4 3200। तो ये सबको ऐड करके देखिए तो मेरा कितना आ जाएगा 6000। तो देखो यहां पे हम लोग एवरेज निकाले, ईयर 1 का क्या होने का चांस है 6000। अब ईयर 2 का, ईयर 2 का अगर कैलकुलेट करें तो 2000 इंटू 0.2 400, 4000 इंटू 0.3 1200, 6000 इंटू 0.4 2400, 8000 इंटू 0.1 800। तो कभी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया तो कैश इनफ्लो और उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा देगा। और हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज में, ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या है। सबको ऐड करें तो मेरा देखो कितना आ जाएगा, 400 1200 1600 प्लस 2400 4800।
सिमिलरली ईयर 3 का निकाले, ईयर 3 का अगर कैलकुलेट करेंगे ये बनेगा 600, ये बनेगा 1600, ये बनेगा 1200, ये बनेगा 800। आप लोग ऐड करोगे वैल्यू कितना हो जाएगा 4200, 4200। ठीक, चलिए अब हम लोग जब एनपीवी कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या देखेंगे, ईयर 1 में एवरेज 6000, ईयर 2 का 4800, ईयर 3 का 4200। तो तीनों साल का कैश इनफ्लो मिला। और मान लो हमारा कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, टाइम पीरियड 0 में 10,000 लगा, पी फैक्टर 10%, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीवी। क्वेश्चन उठता है कैसे आएगा एनपीवी, हमारा एनपीवी क्या होता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पहला साल का इनफ्लो 6000, पर ध्यान देना जो टाइम पीरियड 1 में आया तो एक पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकेंड ईयर में 4800, पर ये टाइम पीरियड 2 में आया तो सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थर्ड ईयर में 4200 इंटू थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ये सारा मिला के पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या करेंगे कैश आउटफ्लो, वो है 10,000। ठीक, क्वेश्चन उठता है पीवी फैक्टर का रेट क्या है 10%। तो पीवी फैक्टर कैसे आता है, 10% का मतलब क्या 0.1, 10/100 0.1। कैलकुलेटर लेंगे, 1 में 0.1 ऐड करेंगे यानी 1.1 आया। ठीक, डिवाइड फिर इक्वल टू, डिवाइड फिर इक्वल टू, देखा ये मिलेगा 0.9091, तो पहला साल का 0.9091। सेकेंड ईयर के लिए एक और इक्वल टू करेंगे 0.8264, थर्ड ईयर के लिए एक और इक्वल करेंगे 0.7513। तो ये पहला साल का पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, तीनों को जोड़ देना, माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, मेरे को तुरंत क्या मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इजी था। जाने शॉर्ट पहला वाला चीज क्या था, जैसी प्रोबेबिलिटी आता है, जैसी प्रोबेबिलिटी आता है तो कैश इनफ्लो का प्रोबेबिलिटी के सहित देगा, मल्टीप्लाई करते ऐड किए, मुझे एवरेज में एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो मिल जाएगा। ये तो कैश इनफ्लो का दिया, एग्जाम में हो सकता है सीधे एनपीवी का ही दे दे। एनपीवी क्या क्या है, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है, सीधा एक्सपेक्टेड एनपीवी मिल जाएगा। काफी इजी था। अब अगर हम लोग जानते हैं एसडी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, चलो जरा देखें क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, आइदर कैश इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, या एनपीवी की क्या क्या हो सकता है। मान लो हमारे क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है 15, 18, 22, 35 कैश इनफ्लो रहेगा, जिसका होने का प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.1, 0.2, 0.4, 0.3। ऑब्वियस सा बात है, सारा का सारा प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देखो किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या रहेगा। तो जैसा कि हम बताया, जैसे कोई कैश इनफ्लो दिखे अपने प्रोबेबिलिटी के साथ, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज में कैश इनफ्लो क्या है। एवरेज कैसे रहेगा, पी इंटू एक्स करके, तो 15 इंटू 0.1 1.5, 18 इंटू 0.2 3.6, 22 इंटू 0.4 8.8, 35 इंटू 0.3 10.5। सबको ऐड करना, ये क्या मिलेगा 1.5 प्लस 3.6 प्लस 8.8 प्लस 10.5, ये कितना आएगा 24.4। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार, ये एवरेज है, एक्स बार ये एवरेज है। ठीक, यानी ऑन एन एवरेज कितना कैश इनफ्लो आएगा 24.4। तो लोग प्रोबेबिलिटी तक में बस खाली यहीं तक करके छोड़ते थे, पर सुनो ये एवरेज में 24.4 आया, पर होने को तो देखो भैया 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरेज में निकाले 24.4, पर ये होने को तो देखो ये चारों में कुछ भी हो सकता है। और अगर 24.4 सोचे इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी अगर और हुआ हम तो कैलकुलेशन करेंगे एनपीवी का इसके बेसिस पे। और अगर ये होने को कुछ और हो गया, वही तो मेरा रिस्क है। इस रिस्क को कौन मेजर करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, जो भी एक्स बार निकाले
और जो अलग अलग x है इसके बीच में कितने का डिफरेंस है। क्वेश्चन उठता है कैसे होगा, इसके लिए हम लोग एक कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, यहां पे बार रह गया, x माइनस एक्स बार, बाद में करेंगे स्क्वायर, कारण क्या बताएंगे, x माइनस एक्स बार। तो देखो x क्या है 15, x बार है 24.4, तो यहां लिखेंगे 15 माइनस 24.4 का स्क्वायर। दूसरा देखना, ये वैल्यू जो आएगा वो लिख देंगे। दूसरे में क्या आएगा 18 माइनस 24.4 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या रहेगा 22 माइनस 24.4 का स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा 35 माइनस 24.4 का स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कितना हमारा डिविएशन होगा, इससे निकाल रहे हैं जितना मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है कितना डिविएशन हो सकता है, कितना डिविएट करेगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये सारा वैल्यूज क्या क्या आएगा, 15 माइनस 24.4 माइनस 9.4 का स्क्वायर 88.36, 18 माइनस 24.4 का स्क्वायर 40.96, 22 माइनस 24.4 का स्क्वायर 5.76, 35 माइनस 24.4 का स्क्वायर 35 माइनस 24.4 का स्क्वायर 112.36। ठीक, अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है ये स्क्वायर करने का कारण क्या था। अगर हम स्क्वायर नहीं करते खाली डिविएशन देखते तो ऑब्वियस सा बात है इस डिविएशन में क्या हो जाता, मेरा कुछ कुछ वैल्यूज माइनस में आ जाता, 15 माइनस 24.4 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, और लास्ट में अगर जोड़ के देखते तो 1 प्लस और 3 माइनस, नेट में वैल्यू बहुत कम हो जाता। और अगर नेट में वैल्यू बहुत कम हो जाता तो मुझे क्या लगता, डिविएशन तो हार्डली हो रहा है, पर ये गलत है, डिविएशन तो हो रहा है। तो ये प्लस और माइनस का जो नेट करके वैल्यू कम होता, इस चीज को हटाने के लिए हम लोग हर चीज का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करते ही हर चीज प्लस में आ गया, तो मुझे क्लियर कट पता चलेगा कितना डिविएशन हो रहा है, आइदर ज्यादा या कम, डिविएशन तो हो रहा है। अब क्वेश्चन उठता है, देखो मेरा इतना इतना डिविएशन हो रहा है, पर ये डिविएशन कब होगा, जब 15 होगा, जिसके होने का चांस क्या है 0.1, जाने शॉर्ट देखा जाए तो ये डिविएशन होने का चांस क्या है 0.1। हमारा 40.96 के डिविएशन का चांस है 0.2, 5.76 के डिविएशन का चांस है 0.4, 112.36 के डिविएशन का चांस है 0.3। तो जैसे यहां पे हम लोग निकाले थे एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, ये हमारा क्या था एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। अब हम लोग सिमिलरली क्या निकालेंगे, ये वेरिएंस आया था, एक्सपेक्टेड वेरिएंस क्या है। इस कॉलम में क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वेरिएंस क्या है। क्वेश्चन उठता है कैसे मिलेगा, जितना जितना वेरिएंस आया था अपने अपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 88.36 इंटू 0.4 सॉरी 0.1 8.836, 40.96 इंटू 0.2 8.192, 5.76 इंटू 0.4 2.304, 112.36 इंटू 0.3 33.708। तो अगर सबको ऐड करके देखें तो देखो ये मेरा आ जाएगा 53.04। ठीक, ये मेरा क्या आया p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ध्यान देना ये तो स्क्वायर के टर्म्स में आया। अगर वापस से मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, इसको बोलते हैं वेरिएंस, एक्सपेक्टेड वेरिएंस। अगर बाई चांस मेरे को निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एसडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसडी क्या होगा, रूट ओवर वेरिएंस रूट ओवर 53.04। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे 53.04 का रूट ओवर, ये क्या बनेगा 7.28। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा रहेगा कि देखो एवरेज में ये कैश इनफ्लो कमाने वाला कितना है 24.4,
एवरेज में 24.4 सोचा, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से डिविएशन 7.28 हो सकता है ऊपर या नीचे। यानी जितना इससे सोचा आइदर 7.28 या 7.28 नीचे जा सकता है, यानी कितना परसेंट जाएगा, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले, ये क्या आएगा, एस डी बाई मीन परसेंटेज के इंटू 100 कर दे, या नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल में आएगा। एस डी है 7.28 आउट ऑफ 24.4 इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आ जाएगा 29.84%। डन। तो देखो मेरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होता है खत्म। हम लोग पहले क्या किए, पहले हम लोग देखे प्रोबेबिलिटी, x को p से मल्टीप्लाई किए, p x मिला, x को p से मल्टीप्लाई किए, हमको p x मिला, एवरेज मिल गया। पर होने को देखो x में कोई भी वैल्यू आ सकता है, इसीलिए हम लोग x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे वेरिएंस के लिए, और जितना वेरिएंस आया उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वेरिएंस के लिए, और जो भी वेरिएंस आया उसका स्क्वायर रूट करेंगे, एस डी मिलेगा। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, मी एस डी डिवाइडेड बाय मी इनटू 100। डन। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का तीनों पार्ट। पहला हम लोग किए प्रोबेबिलिटी, एस डी एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स, आज इसके अंदर में मेन दो है, एक आरएडीआर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच। अब ये दोनों टेक्निक्स के बारे में जाने क्या है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वेंशनल टेक्निक्स। कन्वेंशनल टेक्निक्स के अंदर में पहला हमारा क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच, इसका मतलब क्या, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारा फ्यूचर में कैश इनफ्लो आने वाला है वो अनसर्टेन होता है, और वो अनसर्टेन के बेसिस पे अगर हम लोग एनपीवी निकाले तो देखो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। जे रिस्क को हटाने के लिए कन्वेंशन बाय ट्रेडिशन, बाय कन्वेंशन, बाय कस्टम, और दो टेक्निक चले आ रहे थे। पहला था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच। इसका मतलब जितना भी हर साल का अनसर्टेन कैश इनफ्लो है, जितना भी हर साल का अनसर्टेन कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो अनसर्टेन है, अब इस अनसर्टेन कैश इनफ्लो को हम लोग सर्टेन बनाने का ट्राई करेंगे। इसका मतलब मान लो पहला साल में हम लोग एस्टिमेट किया 10 लाख आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, पर हम लोग एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको अल्फा बोलते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख सोचो एक साल बाद आएगा, पर ये अनसर्टेन है। मान लो पुराने जमाने में लोग देखते थे कि भाई पहला साल कितना आने का सोच रहा है, बोले 10 लाख, बोले तुम श्योर है, बोले श्योर तो नहीं है, बोले कम से कम कितने को लेके श्योर है, बोले 90% को लेके श्योर है। तो 10 लाख का 90% हम लोग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में क्या ले लेंगे, 9 लाख रुपया। यानी इतना सर्टेन कैश इनफ्लो है। अब अगला पूछेगी ईयर 2 में तेरे को क्या लगता है कितना आएगा, बोला 15 लाख आएगा, बोला श्योर है, बोला श्योर तो नहीं है, बोले कितने को लेके श्योर है, बोले 15 लाख का 85% तो आ ही जाना चाहिए। तो 15 लाख का 85% निकालेंगे तो कैलकुलेट करना ही आएगा 12,75,000। तो जो अनसर्टेन कैश इनफ्लो को था, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके हम लोग सर्टेन कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड में 20 लाख सोचे पर बोलते हैं श्योर है 82% को लेके, मतलब 16,40,000 को लेके। 25 लाख का 78% को लेके श्योर है, मतलब 19,50,000। ठीक। अब जितने को लेके ये श्योर है, जितने को लेके ये श्योर है, उसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट करेगा, एनपीवी। तो देखो पुराने जमाने के अंदर में जब स्टैटिस्टिक्स नहीं लगता था, एसडी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं लगता था, एक बहुत ही सिंपल अप्रोच से चलते थे कि भैया कितना अनसर्टेन है उसको सर्टेन बना, उसके बेसिस पे एनपीवी निकाल ले। अगर उसके बेसिस पे भी एनपीवी पॉजिटिव आया तब तो प्रोजेक्ट करने लायक है, और मान लो उसके बेसिस पे एनपीवी नेगेटिव आया तो जरूरी है रिजेक्ट करना। फिर वो डिपेंड करेगा कितना नेगेटिव आया और मैनेजमेंट का रिस्क एपेटाइट कितना है। तब इस सिचुएशन में हम लोग एनपीवी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो भरा है, और ध्यान देना पी फैक्टर यहां पे आरएफ रहेगा। कारण क्या, ये जो अनसर्टेन पोर्शन था उसको हटा दिए तो ये रिस्क फ्री वाला हो गया।
और अगर ये रिस्क फ्री वाला हो गया तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेना चाहिए। तो ये सबको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आरएफ, जो पी फैक्टर एट द रेट 5% निकलेगा। कैश इनफ्लो या माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, एनपी में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो, पहला साल में 9 लाख, एक पी फैक्टर आएगा। सेकेंड ईयर में 12,75,000, थर्ड ईयर में 16,40,000, फोर्थ ईयर में 19,50,000। तो एक सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिला, माइनस करना है कैश आउटफ्लो, वो तो टाइम पीरियड 0 में ही लगा है, 45 लाख माइनस 45 लाख। और पी फैक्टर किसका लेंगे, ध्यान देना, आरएफ। आरएफ क्यों लिए, क्योंकि अनसर्टेन को सर्टेन बनाए ना। तो ये सारा का सारा कैश इनफ्लो सर्टेन वाला है, और अगर ये सर्टेन वाला है यानी इसमें रिस्क नहीं है, तो रिटर्न भी मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न डिजायर होगा। तो 5% में निकालेंगे 1.05 डिवाइड इक्वल टू 0.9524, एक और इक्वल टू 0.9070, एक और इक्वल टू 0.8638, एक और इक्वल टू 0.8227। तो चारों का ऐड किया, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो, मुझे सीधा क्या मिलेगा, एनपीवी कितना आया। डन। ये था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच। तो देखना, नाम खुद इंडिकेट कर रहा है यहां पे कैश फ्लो को सर्टेन बना, तो जितना कैश फ्लो था उसको सर्टेन बनाए। डन। अगला क्या था, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। नाम खुद बता रहे, नाम है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RADR। सेकेंड वाला है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं RADR। पहले वाले में कैश इनफ्लो को सर्टेन बनाए, इसके अंदर हम लोग क्या करना है, जो डिस्काउंट रेट है ना, डिस्काउंट रेट, जो डिस्काउंट रेट है यानी जो पीवी फैक्टर है, जो डिस्काउंट रेट है, जो पीवी फैक्टर है, इसको रिस्क के बेसिस पे एडजस्ट करो, इसको रिस्क के चेंज होने के बेसिस पे एडजस्ट करो। जब यहां पे कैश इनफ्लो के साथ छेड़छाड़ मत कर, जो कैश इनफ्लो था वो तो वही रहेगा। मान लो पहला साल में कैश आउटफ्लो 100, हर साल का कैश इनफ्लो इतना है, इसको मत बदलो जैसा हम लोग पिछले मेथड में बदलते थे, यहां पे पीवी फैक्टर बदल दो। तो मान लो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ मान लो है 7%, आरएफ मान लो है 7%, बिना रिस्क के 7% है। अब मान लो इस प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत रिस्क है, तुम लोग 7% में थोड़ा ऐड करेंगे, तो इस केस में मेरा RADR क्या हो जाएगा पता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होगा, बिना रिस्क लिए क्या चाहिए था 7, रिस्क लेने की वजह से एक्स्ट्रा क्या चाहिए उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, वो है मान लो और 7। तो 7% बिना रिस्क लिए, रिस्क लेने की वजह से 7 और आया, तो क्या हो गया 14%। तो यहां पे कैलकुलेट किस पे करेंगे, 14%। पर वही मान लो ये प्रोजेक्ट उतना ज्यादा रिस्की नहीं रहता, रिस्क रहता पर उतना ज्यादा नहीं रहता, तो रिस्क प्रीमियम कम हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो 7% है आरएफ, रिस्क प्रीमियम है 3%, मिलाकर के आ जाएगा 10%। डन। तो ये था हमारा RADR, जहां पे आरएफ पे नॉर्मली आरएफ दिया रहेगा, साथ में रिस्क प्रीमियम जरूर देगा। तो आरएफ पे रिस्क प्रीमियम जोड़ के निकालेंगे RADR क्या, तो जब पी फैक्टर निकालेंगे हम लोग उसी रेट पे कैलकुलेट करेंगे। तो पी फैक्टर आएगा, अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा 14% पे। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो 14% का पी फैक्टर, ये कितना कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 0 में हमेशा 1 होता है, यहां पे 0.8772, 0.7695, 0.6750, 0.5921, 0.5194। डन। ये था हमारा कन्वेंशनल टेक्निक्स। तो पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़े, अगला कन्वेंशनल टेक्निक्स पढ़े, हमारा आखिरी है अदर टेक्निक्स में 2 पढ़ा सिंपल टेक्निक्स। एक का नाम है सिनेरियो एनालिसिस, अगला है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये करने के साथ हमारा रिस्क एनालिसिस भी खत्म होता है। सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, चलो फटाफट देख लें ये भी क्या है।
पहला है सिनेरियो एनालिसिस। आप देखो, और सिनेरियो जनरली रहता है तीन तरीका का। एक को बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, एक को बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, एक को बोलते हैं मोस्ट लाइकली सिनेरियो। तीन तरह का सिनेरियो होता है। अब जनरल एग्जाम में दिया रहेगा कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों के अंदर में कितना कितना कैश इनफ्लो आने का चांस है अलग अलग सिनेरियो में, और बोलेगा एनपीवी कैलकुलेट कर। तो यहां पे हम लोग तीनों एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। अगर बेस्ट केस रहा तो ये सारा कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस आउटफ्लो। अगर मोस्ट लाइकली रहा तो ये तीनों कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो रहा, तो ये तीनों का कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस कैश आउटफ्लो। कभी कभी बोल देगा कि कुछ ऐसा है कि पहला साल में आप बेस्ट केस लो, तो पहला साल में बेस्ट केस लो, सेकेंड ईयर में मोस्ट लाइकली लो, थर्ड ईयर में वर्स्ट केस लो। तो ये तीनों कैश इनफ्लो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे माइनस कैश आउटफ्लो। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोगों को दिखाए, जैसे जो जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है ये। हमारा ईयर 1, हमारा ईयर 2, हमारा ईयर 3 में वर्स्ट, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस सिनेरियो में क्या क्या कैश इनफ्लो आएगा दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% दिया है, मतलब पीवी फैक्टर 9% दिया हुआ है। शुरू का कैश आउटफ्लो 14 लाख दिया है। हम लोग को एनपीवी निकालना हर एक सिनेरियो में। तो पहले सिनेरियो में एनपीवी क्या बन जाएगा, वर्स्ट केस में 450 इंटू पहला साल का पीवी फैक्टर प्लस 400 इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर प्लस 700 इंटू थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर माइनस कैश आउटफ्लो। मोस्ट लाइकली में ये वाला कैश इनफ्लो इंटू पीवी फैक्टर प्लस दिस इंटू पीवी फैक्टर प्लस दिस इंटू पीवी फैक्टर, और एग्जैक्टली काम करेंगे बेस्ट केस में। अब देखिए एक और बात क्या बोलता है, इफ XYZ इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। अब उसको लग रहा है यार मोस्ट लाइकली रिजल्ट ही होगा और कुछ नहीं होना है, मोस्ट लाइकली ही होगा। चलो बढ़िया बात है। अगर मोस्ट लाइकली ही होगा इसका मतलब सेकेंड वाला सिचुएशन होगा, पर ये अनसर्टेन अबाउट थर्ड कैश इनफ्लो, पर थर्ड ईयर के कैश इनफ्लो को लेके श्योर नहीं है, तब बोलते हैं एनपीवी निकाल एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन थर्ड ईयर। यानी पहला और दूसरा साल में तो ये लेंगे, और तीसरा साल में श्योर नहीं है क्या लेंगे, वर्स्ट केस। तो ईयर 1 का कैश इनफ्लो ये, फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, ईयर 2 का 450, थर्ड ईयर का 700 माइनस कैश आउटफ्लो। डन। तो ये था हमारा सिनेरियो एनालिसिस। चलो हमारा आखिरी टॉपिक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस का। और अब देखो, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लोग काफी सारी चीजों का एस्टिमेशन किए थे, काफी सारी चीजों का, कैश इनफ्लो का, कैश आउटफ्लो का, पीवी फैक्टर का। अब वैसे तो देखो कैश इनफ्लो का भी जब एस्टिमेशन होता है तो ये भी बहुत चीज पे डिपेंड करता है। तुम लोग क्या चीज पे डिपेंड करता है, कैश इनफ्लो किस पे डिपेंड करेगा, कितना यूनिट बेचे हुए एस्टिमेट किए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो देखो ये बहुत सारे चीज के बेसिस पे हमारा कैश इनफ्लो निकलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारा का सारा है तो एस्टिमेशन, और अगर ये सारा का सारा एस्टिमेशन है तो ऑब्वियस सा बात है जो एस्टिमेट किया जरूरी तो नहीं हो जाए। यानी मेरे हर एक असम्पशन के गलत होने की वजह से मेरे एनपीवी में कितना एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। हर एक वेरिएबल के गलत हो जाने पे मेरे एनपीवी में कितना एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा उसको बोलते हैं सेंसिटिव। वो फैक्टर कितना सेंसिटिव है, और जिस फैक्टर में मैक्सिमम चेंज आएगा वो सबसे सेंसिटिव फैक्टर है। तो एक कंपनी क्या निकालना चाहेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस के द्वारा
कि उसके लिए सबसे सेंसिटिव असम्पशन कौन सा है, उस पर ये और ज्यादा फोकस करेगा कि यार ये तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो पूरा डिसीजन लिया हुआ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो फैक्टर गलत होने पे मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ेगा हमारे एनपीवी पे। ठीक, आज इस एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं। मान लो एक एग्जांपल है हमारा इलस्ट्रेशन, इसी के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। मान लो कैश आउटफ्लो हम लोग एस्टिमेट के 1,20,000 लगेगा। हर साल कैश इनफ्लो कितना आएगा ये हम लोग एस्टिमेट किए 45,000 अगले 4 साल तक। पीवी फैक्टर है 10%। अब अगले 4 साल का एन्युटी फैक्टर निकाल कर दिया 10% में इतना, 11% में इतना। तो पहले एक बार देखते हैं अभी आज के दिन एनपीवी कितना है। तो अगर हम लोग देखिए आज के दिन एनपीवी कितना है तो इजीली मिल जाएगा। एनपीवी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा? देखो कैश इनफ्लो हर साल का है 45,000 और ध्यान देना वर्ड है एनुअल, हर साल का है, तो ये मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर नहीं एन्युटी फैक्टर से होगा। और आज के दिन देखो 10% में एन्युटी फैक्टर क्या है 3.169 माइनस कैश आउटफ्लो 1,20,000, मेरे को आज के दिन एनपीवी मिल जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये एनपीवी आएगा 22,605। ठीक, अब अगला जो यहां पे हमारा अजम्पशन 3 लिया गया था, एक कैश आउटफ्लो, एक कैश इनफ्लो, एक पीवी फैक्टर। अब एक काम करते हैं, तीनों फैक्टर को बदल के देखते हैं 10% पे। ये जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो हम लोग जनरली 10% ले लेते हैं और यहां तो ऐसे समझ में आ रहा है कि एन्युटी फैक्टर 10 का दिया है, 11 का दिया है, तो 10 में 10% बदलेगा तभी तो 11 होगा। और इस तरीके से चेंज करेंगे जो मेरे लिए खराब हो। मेरे लिए खराब कब होगा? जितना कैश आउटफ्लो सोचे उससे ज्यादा लग जाए, या जितना कैश इनफ्लो सोचे उससे कम हो जाए, या जितना हम लोग रिस्क के बेसिस पे सोचे थे अस्ती में रिस्क ज्यादा निकल जाए तो मेरा डीआरआर भी ज्यादा हो जाए। तो तीनों में अलग अलग सिनेरियो में करके देखेंगे मेरा नया एनपीवी कितना आया। तो पहले हम लोग कैश आउटफ्लो को बदलते हैं। पहला रिवाइज्ड कैश आउटफ्लो, आज के दिन 1,20,000 था, मान लो 10% ये गलत हो जाए तो मेरे लिए खराब कब होगा? जब जितना कैश आउटफ्लो सोचे उससे ज्यादा लगे। तो 1,20,000 था, अगर 10% ज्यादा लग रहा है यानी 100 की जगह 110, ये वैल्यू कितना आएगा? 1,32,000। ठीक, तब जो मेरा नया एनपीवी क्या मिल जाएगा? रिवाइज एनपीवी। ये 1,20,000 चेंज हुआ है ना, ये वैल्यू तो सेम है, तो ये सेम लिखेंगे, 1,20 की जगह क्या लिख देंगे? 132। तब पता चले उसके चेंज होने की वजह से मेरे एनपीवी में कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो एक काम करें, अगर हम लोग ये वैल्यू लिखे तो अगर आप लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे आई थिंक ये वैल्यू बन जाएगा 10605। एक बार कैलकुलेट करके देखिए, करेक्ट। ठीक, यहां पे कैश आउटफ्लो चेंज किए। अब मेरा अगला असम्पशन क्या था? एक कैश इनफ्लो का असम्पशन था। अब एक काम करते हैं, अगले वाले में कैश इनफ्लो को चेंज करते हैं। हर एक जगह चेंज करेंगे उस तरीका से जो मेरे लिए खराब हो। मेरे को रिस्क को एनालाइज करना है, तो रिस्क कब होगा? जब जो मेरे लिए सोचा जाए खर्चा ज्यादा लग जाए या इनकम कम हो जाए। अगला लिखते हैं रिवाइज्ड कैश इनफ्लो। पहले 45,000 सोचे थे और अगर 10% कम हो जाए तो 100 की जगह 90 यानी 90% हो जाए, क्या बन जाएगा ये वैल्यू? 40,500। तब देखो यहां पे 1,20,000 तो सेम रह गया, हमेशा पहले वाले के साथ कंपेयर करना। ये 45,000 की जगह 40,500 आएगा। तो रिवाइज्ड एनपीवी पीवी फैक्टर 3.169 था, कैश आउटफ्लो 1,20,000 ही रहेगा, तो देखिए आप ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8344.5, ये 8345।
मेरा तीसरा assumption क्या लिया हुआ था, पीवी फैक्टर। पहले हम लोग को लगा रिस्क कम है, 10% चाहिए था, और बाद में रियलाइज हुआ यार मेरा तो गलती हो गया, रिस्क ज्यादा था, हमको ज्यादा चाहिए होना चाहिए था। तब यहां पे रिवाइज्ड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाले तो 10% था, और उसमें 10% और जोड़ दे, तो 10 का 10% जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 11%। तब ये सिचुएशन में देखो, अगर डीआरआर चेंज होगा तो कैश इनफ्लो तो सेम रहेगा, कैश आउटफ्लो भी सेम रहेगा, खाली ये 11% का लेंगे, जो कितना था 3.103। 3.103 रिवाइज एनपीवी निकाले, ये कितना आएगा 19635। डन। तो मैंने इनिशियली एनपीवी कितना निकाला हुआ था 22,605। अब ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग हर एक वैसा चेंज किए जो हम लोग के लिए खराब होगा, तो देखो तीनों सिनेरियो में एनपीवी उससे कम हो जाएगा। और फाइनली हम लोग देखेंगे सबसे सेंसिटिव फैक्टर कौन सा, जिसमें एनपीवी सबसे कम हो जाए। तो देखो मेरा सबसे कम एनपीवी कहां हुआ था, इस जगह में। तो मेरे लिए सबसे सेंसिटिव फैक्टर क्या बनेगा, कैश इनफ्लो। यानी मेरा कंपनी क्या करेगा, जो कैश इनफ्लो को जिस बेसिस पे कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था, इसके एस्टिमेशन को और ज्यादा ढंग से इवैल्यूएट करेगा कि इसके अंदर में कोई तरह की गलती ना हो जाए। डन। चलो इसी के साथ हमारा रिस्क एनालिसिस का पूरा चैप्टर का रिवीजन होता है। बाय।